हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीवाई की सीरीज़ शुरू की हुई है और इससे पहले हम यूनिट 3 और यूनिट 4 के पीवाई यूज़ कर चुके हैं। अगर आपने अब तक उन्हें नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास के 2022 और 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको पेपर ओरिएंटेड कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, हिंदी भाषा और उसके विकास के 2022-23 के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है आग, ब्यार, पंख या फिर अक्षर। तत्सम शब्द होते क्या हैं? देखिए, तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं जो सम संस्कृत, और तद्भव होते हैं जो कि संस्कृत के बदला हुआ रूप होते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आग, ब्यार, पंख और अक्षर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्षर एक तत्सम शब्द है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी या फिर फारसी। तो देखिए, इसमें जो अरबी है वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे भी यही है कि निम्नलिखित में से आर्य भाषा में शामिल जो नहीं है वो हमें बतानी है। यूनानी, लैटिन, प्राकृत और तुर्की। आपको बताना है इसका ऑप्शन। तो डी तुर्की जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व और स्वामी। देखिए, तत्सम की अगर मैं पहचान कहूँ आपसे तो एक और पहचान होती है कि जो ये गे वाला वर्ड है, गे शब्द है, ये ज़्यादातर तत्सम में आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तद्भव में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन 90% 90% ऐसा होता है कि ग और श ये जो शब्द होते हैं ये संस्कृत मतलब तत्सम में आते हैं। एक तो ग और दूसरा श। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है, तो जो राय शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? हमें बताना है खालिक बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन और मृगावती। तो हमें बताना है कि भाषा के रूप में अवधि का जब प्रयोग होना शुरू हुआ था तो कौन सी ऐसी रचना है जिसको भाषा के रूप में अवधि को अपनाया था? तो बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए खालिक बारी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यह अवधि में पहली रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954 या 7 जून 1955। देखिए, आयोग जो होता है वो यूनिट 1 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%। तो आयोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके विकास के क्रम, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल हमें बताना है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो जो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 जून 1955 को जो है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। मार्च 2023 में आया हुआ ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर ब्राह्मण। हाँ जी, तो अर्धमागधी से जो है बघेली विकसित हुई है। ठीक है, आगे देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स, य, न या फिर झ। आपको बताना है इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सी है। तो जो हमारा झ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों को स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता,
उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। 2 3 4, 2 3 5, 1 2 3 या 1 3 5। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। ये ठीक है, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वर ध्वनि उच्चारण में आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। ठीक है, ये भी सही है। और इसके अलावा उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, ये भी सही है। तो 2 3 और 5 इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य दिए हुए हैं हमें। तो तथ्य देखिए पहले। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से जो है सही कौन सा है उत्तर। और हमें नीचे कूट दिए हुए हैं 1 3 5, 2 4 5, 2 3 5 या 1 2 4। हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती है। बिल्कुल ठीक। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये गलत है, वो अकर्मक क्रिया होती है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ये भी सही है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। देखिए, अकर्मक होता है बिना कर्म के, तो कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो 2 3 5 इसका ऑप्शन सी है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे हमें 2 सूची दी हुई है जिनको हमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए पहली सूची में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, बहुव्रीहि। और उदाहरण है लवकुश, यथामिति, यथामति, शिवाल्य और चक्रपाणि। हमें बताना है कि इनका कौन सा मिलान जो है सही होगा। बताइए। देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, और द्वंद्व युद्ध कब होता है? जब बराबरी वाले हो, मतलब कोई अपने आप को बड़ा ना, कोई अपने आप को छोटा ना समझता हो। तो द्वंद्व होता है जहाँ पे दोनों मतलब और तथा लगता हो। ठीक है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि होता है जहाँ पे बाहर का प्रधान हो, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और अव्ययभाव, उसका पहला पद अव्यय होता है जो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा 11 का, वो देखिए डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रानडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो हमें बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 3 4 5 1, 2 4 3 5 1, 2 5 3 4 1 या फिर 4 2 5 3 1। तो हमें बताना है कि इनमें से
किस ऑप्शन में हमें सही क्रम दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा है उसके कारण के रूप में। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन देखिए, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। और कारण है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो देखिए नीचे हमें उत्तर दिए हुए हैं, हमें उनमें से चयन करना है कि कौन सा हमारा जो है सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और चौथा है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसका ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। 14 क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए हुए हैं। एक, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी है। कथन 2, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं, या फिर कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, या फिर चौथा ऑप्शन है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। हमें बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, तो कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। हमें देवनागरी लिपि का विकास क्रम दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ए बी सी डी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है इसमें से जो है सही ऑप्शन क्या होगा। बताइए। हाँ जी, 15 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। 3, 4, 5, 6 कितनी संख्या है। हाँ जी, तो अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। 1951, 1953, 1955 या फिर 1957। आपको बताना है संसदीय राजभाषा समिति का गठन। हाँ जी, तो 1957 में हुआ था, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पे है बुक्सा, संडीली, बगराही। बी में है कठेरिया, डोंगी और माथुरी। सी में है भदौरी, बनाफरी, खटोला। और डी में है लरिया, खलौटी, खलताही। तो हमें बताना है कि बुंदेली बोली की जो उपबोलियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, तो भदौरी, बनाफरी और खटोला जो है बुंदेली भाषा की उपबोलियाँ हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। 1, नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। या फिर देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरिक नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है हमारे लिए सही है। 1, 2, 4, 2, 4, 5, 2, 3, 4 या फिर 1, 3, 4। हाँ जी, तो देखिए देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। नागरों में प्रचलित होने से इसका नाम देवनागरी पड़ा है, ये भी कहा जाता है। हाँ, ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा, ये भी कहा जाता है, लेकिन अक्षरिक नहीं है, ये गलत है।
और पहला भी गलत है, तो 2 3 4 जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। ठीक है, तो हमें बताना है अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण आई औ के रूप में होता है किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में उच्चारित होते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। और 5 पे देखिए, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा प्रसर्ग जुड़ने से प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा उचित होगा, 1 2 4, 1 2 3, 1 4 5 या 1 2 5। हाँ जी बताइए। ये एक है, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 2 सूचियाँ दी हुई हैं हमें, उच्चारण स्थान के आधार उच्चारण स्थान दिया हुआ है और व्यंजन ध्वनियाँ दी हुई हैं और हमें उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा कंठ, चौथा वर्तस्य। और हमें जो व्यंजन ध्वनियाँ दी हुई हैं वो है ट ठ ड ढ, क ख ग घ, च छ ज झ और ल स न न। ठीक है, तो हमें इनके उच्चारण स्थान के साथ इन्हें सुमेलित करना है। तो कौन सा आंसर होगा हमें बताना है। हाँ जी, इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। या फिर अगर आप मुझे कोई सुझाव ऐसा देते हैं जो मुझे अपनाना चाहिए तो मैं उसे भी अपनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, नमस्कार।